औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 11वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है अदम बर्दाश्त। देखने में यह आता है कि हमारे यहाँ आजकल लोगों में बर्दाश्त की बहुत कमी हो गई है, ख़ास तौर पर नौजवानों में, क्योंकि हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई जगहों पे आपको अपना दिल बड़ा करना होता है, दरगुजर से काम लेना होता है, लेकिन ऐसा देखने में कम आता है। आया ऐसी क्या वजह है कि हम लोगों में अदम बर्दाश्त की कमी आ गई है? यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। जो हमारे आज के मेहमान हैं मेरे बड़े फेवरेट हैं, मशहूर व मारूफ मेज़बान हैं, एक्टर हैं, समाजी काम करते हैं, फलाही कामों में बहुत आगे हैं, लेकिन आजकल हमें सियासी सरगर्मियों में बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक शहरी? अल्लाह का शुक्र है मानी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, मेरे लिए भी इंट्रोडक्शन ये थोड़ा भारी था। हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर मारिया, इनसे हम बात करेंगे डेंटल इश्यूज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। रोजाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमानों से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाने के लिए हम नाते शरीफ सुनते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फ़िज़ा। बहुत खूब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए। मेहमानों से शुरुआत करते हैं। मानी, आपको सब जानते हैं, आप मेज़बान बहुत अच्छे हैं, आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, फलाही कामों में भी कोविड में आपने बड़ा काम किया। सियासी सरगर्मियों में आजकल क्या चल रहा है? बड़ा एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप। नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ये है कि मुझे थोड़ा सा पैशन है मेरे शहर का, क्योंकि मैं पहचाना इस शहर की वजह से जाता हूँ। कराची का अगर कोई स्टिकर कहीं बनता है तो कहीं छोटा सा मैं भी नजर आऊँगा आपको पीछे। तो मुझे ये लगता है कि मुझे रिटर्न बैक करना है इस शहर को। ऐसी बात है, मैं खुद तो कोई नाजिम नहीं हूँ या कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ, अपने तरीके से हेरा हूँ। मैं लास्ट ईयर हमने कोविड में किया था और काफ़ी कई हज़ार ख़ानदानों को हमने कोशिश की थी कि, और ख़ास तौर पे उसमें वो लोग थे जो कि हमारी टेक्निकल स्टाफ था। हमारा पहला दिमाग में ये था कि हम पहले उनकी मदद करेंगे, बाद में फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा ख़ानदान वही है एक्चुअली। लेकिन ये था कि मैं इससे पहले भी पीटीआई के साथ काफ़ी एक्टिव था एक ज़माने में, जब ये इनकी गवर्नमेंट नहीं आई थी। और 2011, 12, 10 में मैं बड़ा शदीद एक्टिव था। फेसबुक पे मैंने वीडियोज़ उस वक्त बड़ा पीक टाइम था एमक्यूएम का यहाँ पे, और बड़े लड़ाई झगड़े और पीटीआई के साथ मैंने बड़ा एक टाइम निकाला है। लेकिन मुझे मुझे लगा कि कराची का मसला एक ही बंदा हल कर सकता है, और जिसने ऑलरेडी किया भी हुआ था, उसका नाम मुस्तफ़ा कमाल है। तो मुस्तफ़ा भाई जब थे, जब गायब हो गए थे बीच में, तो उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं था। लेकिन एक वन फाइन डे मैं धरने में था, खान साहब के साथ खड़ा हुआ था, तो उनका एक मैसेज आया कि वेल डन। तो मैंने एकदम मैसेज पढ़ा, तो मैंने खान साहब को भी दिखाया कि उनको पता है मुस्तफ़ा कमाल कौन है। तो उन्होंने कहा ये बंदा अगर आ जाए ना तो सब चेंज हो जाएगा। उस वक्त वो एमक्यूएम और पीटीआई का काफ़ी खलिश चल रही थी, बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। खान साहब को शायद बैन भी कर दिया था यहाँ पे। खैर फिर उनकी टीम लगी होगी उनके पीछे, उन्होंने बोल दिया था कि वो तो नहीं आएंगे। लेकिन वन फाइन डे फिर वो आ गए, और फिर आए तो उन्होंने मुझे मैसेज किया जिस दिन वो आए। मैं भी परेशान था कि ना ये कैसे आ गए। और फिर वो कराची की सियासत बिल्कुल चेंज हो गई। अभी मैं जिस हल्के में हूँ, वो हल्का भी उनके हाथ से बना हुआ था, पूरा कराची उनके हाथ से बना हुआ था। और वो हल्के के लोग ये कह रहे थे कि एक टाइम था वाकई कि हम लोग आराम से सोए होते थे। अगर हमें मुस्तफ़ा कमाल से मिलना होता तो हम रात को 2-3 बजे निकलते थे। मुस्तफ़ा कमाल रात को इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे। तो एक अच्छा तासुर था मुझे। बस मेरा ये मकसद है कि शहर अच्छा हो जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टैक्स पेयर ये शहर है। सबसे ज़्यादा शोबिस का काम यहाँ पे होता है, और ये शहर जो है सोना उगलता है। मतलब कोई भी बंदा किसी और शहर से उठ के आ जाए, वो यहाँ से मायूस नहीं लौटता। अच्छा मानी, अभी आपको नहीं लग रहा कि ये जो शहर कराची है ये बड़ी परेशानियों में आ चुका है, बहुत मुश्किलात में आ चुका है? बारिशों में आपके सामने हाल हुआ, तो ये शहर तो अब बेचारा, इसको तो बड़ा ही निगलेक्ट किया जा रहा है। निगलेक्ट तो हो गया है ना, 10-12 साल पहले निगलेक्ट हो गया था। 13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एमक्यूएम को 30-40 साल से यहाँ पे है। इसके बाद पीटीआई को भी 2.5-3 साल हो गए थे। वो जो पीटीआई पे बैकलैश आया, जो कि मैं बल्दिया टाउन में गया, वहाँ से फैसल वाडा जीते थे। वो ये करते यार, वो आए नहीं पलट के, वो कभी आए नहीं पलट के। और वो होता है ना कि क्योंकि उनको पीटीआई को आइडिया भी नहीं था कि ये काम है क्या, तो उन्होंने वादे तो कर लिए थे। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल काम है। ये दुनिया में चंद कुछ अनमोल लोग होते हैं, जो कि टाउन प्लानर्स होते हैं, जो कि मेयर्स होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ये अब पूरी दुनिया उन पे चलती है। अगर आप जापान में जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि टोक्यो को चलाता हुआ नजर आएगा। लंदन में जाएगा तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इसी तरह एक ज़माने में कराची का एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मेयर मशहूर हुआ था, बड़ा ही कोई हीरा आदमी। क्योंकि मैं तो फ़ैन जब होता हूँ तो ऑल आउट जाता हूँ। तो मुझे उनका काम फिर बाद में भी नज़र आया, जब वो
छोड़ के चले गए तो फिर उन्होंने एक कराची की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को हेड किया, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो हर कोई उसको देखने के लिए जाता है हफ्ते की शाम को या रात को, क्या नाम है उसको, वो वहाँ से बैठ के उन्होंने दुबई से बैठ के यहाँ बनाया। तो जब मैंने वो देखा मैंने कहा यार ये बंदा वाकई काम का बंदा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं ना कि पैसा उन्होंने दिया था, तो उन्होंने दिया था, पैसा तो आ रहा था इन दिनों भी, लेकिन काम नहीं हो रहा था, तो काम उन्होंने किया था। तो मुझे ये एक उम्मीद थी कि मुस्तफा भाई करेंगे। अच्छा हुआ कि ये इलेक्शन नहीं जीते शुरू में, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया, ताकि मजीद जो लोग थे वो मजीद एक्सपोज हो गए। आपके सामने सब एक्सपोज हुए हैं अभी। अच्छा मानी, हमारे यहाँ ये क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा कि टोक्यो है, जापान है, वहाँ एक प्लानिंग होती है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जिसका एजुकेशन से ताल्लुक नहीं होता उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी जाती है, जिसका टैक्सेशन से ताल्लुक नहीं होता उसको टैक्सेशन मिनिस्ट्री दे दी जाती है। तो ये मिनिस्ट्रियाँ किस उस पर बढ़ती हैं कि यार अपने रिश्तेदारों को बांट दी, यार तुम ये मिनिस्टर बन जाओ, ये एक बड़ा अहम जिम्मेदारी नहीं? मैं शायद होता ही है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मैंने देखा है बेसिकली, क्योंकि मैं पिछली पार्टी में बड़ा ज़्यादा एक्टिव था, इधर भी हूँ, तो वहाँ पे ये होता है कि जो करीब लोग होते हैं ज़्यादा, जो लॉयल ज़्यादा लोग होते हैं वो उनको दे रहे होते हैं, बजाय इसके कि ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो टेक्निकली उस काम को समझते हैं या उसकी एजुकेशन उन्होंने ली हो। तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक। एक शायद मुशर्रफ साहब का टाइम था जिसमें ऐसे तमाम क्रीम को जमा किया गया था और पाकिस्तान बड़ा प्लानिंग थी और पाकिस्तान प्रॉस्पर भी किया था। उसके बाद जो है आपके सामने है ये शहर, तो मैं अभी मैंने उससे मेकअप करवाया ना, तो मैंने कहा तुम नहीं भी करो तो फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी मट्टी थी मेरे मुँह के ऊपर। बल्दिया टाउन के अंदर सिर्फ 2 सड़कें बच गई हैं अब आखिरी। जाहिर सी बात है अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो वो तो 2 महीने बाद खराब हो सकती है। बीच में कितनी बारिशें हुई, क्या हुआ। लेकिन बल्दिया टाउन को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 249 मैं भी बहुत अरसे बाद गया। मैं 2012 में एक दोस्त की शादी में गया था जब तो बिल्कुल सब सेट था। अभी जब मैं गया हूँ तो मुझे लगा कि मैं एक खड्डे के अंदर गाड़ी उतार रहा हूँ और मुस्तकिल वो खड्डा ही है और कहीं कहीं सड़क आती है और फिर खड्डा है। और फिर जब वहाँ पे लोगों, आज मैं ख़वातीन के कुछ एक बहुत बड़ा ग्रुप था उनके साथ बैठा हुआ था, वो कह रही थी पानी यहाँ पे आखिरी दफ़ा जब भी आया था जब मुस्तफ़ा कमाल आया था, वो पानी की लाइन थी 60 लाख गैलन पानी उस ज़माने में आता था, अगले 30 साल तक के लिए था। लेकिन चूंकि 178 वहाँ पे वो इलीगल जो है वो कनेक्शंस कर गए, फिर हाइड्रेंट बन गए, तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। वाकई में लोगों के साथ बड़ी जाती होती है, हम देखते हैं बहुत से हलकों में, और इनफैक्ट अब तो पूरे कराची की अगर हम बात करें तो बहुत सी जाती बहुत सारी जगहों पर नजर आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हमारी बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, कोशिश करेंगे कि थोड़ी सेंसर करके आपको भी जो है हम वो सुनाएं। डॉक्टर मारिया, आपकी जानिब आऊँगा। हमारे यहाँ एक बड़ा अहम इशू ये है कि जब लोगों के डेंटल इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं तभी वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। जैसे रेगुलरली अगर किसी को बुखार है, खांसी है, तो डॉक्टर्स के पास, डेंटिस्ट के पास हम तभी क्यों जाते हैं कि जब पूरे सिस्टम अंदर से ख़राब हो चुके होता हैं? 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न, डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव बहुत है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कोई हाल नहीं है। अभी 1-2 हैं जो थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है जिन्होंने, जिसकी वजह से अवेयरनेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। सेकेंडली, जब तक शदीद तकलीफ़ नहीं होती, दांत की वजह से स्वेलिंग नहीं आएगी, बुखार नहीं होगा, तब तक हम जाना ज़रूरी समझते नहीं है कि दांत ही तो है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा निकलवा देंगे इसको, क्योंकि निकलवाना इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। जो मेन रीज़न है वो ये है, एक तो अवेयरनेस नहीं है, नंबर 2 इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव एवरीवेयर। अच्छा, ये जो आपने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पे इस पे काम नहीं होता, लेकिन हम हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं कि डेंटल सर्जन मौजूद होता है। क्या इसके इक्विपमेंट्स और इनकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर इसमें कुछ इशू आ जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल, मेन कैरियर्स हैं हम मेन ट्रांसमिटर्स हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव ना करें, साफ़ ना करें उनको, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी और सी के हम सबसे बड़े कैरियर्स हैं। एंड स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मसला ही ये है कि वहाँ पे अगर इक्विपमेंट है भी तो वो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल है तो उस इक्विपमेंट को यूज़ करने वाला जो टेक्नीशियंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। बहुत टॉप से शुरू होता है प्रॉब्लम और लास्ट लेवल तक प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है और आप देख रही हैं कि ये दोबारा एक उसमें आ रहा है, तो इसमें फिर किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि वैसे डिस्टेंस का वो होता है, तो फिर किस तरह डेंटल सर्जन हैं? देखिए, ट्रीटमेंट्स हम रोक नहीं सकते, हमने पेशेंट को पेन रिलीफ देना ही है किसी भी हाल में।
जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे हम लोगों ने मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2 महीने 2.5 महीने हमने ट्रीटमेंट रोका था, और वो भी हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स कर रहे थे। उसके लिए ये PPEs, प्रॉपर PPEs, हमने मास्क पहना हुआ है, हमने फेस शील्ड पहनी हुई है, पेशेंट भी प्रोटेक्टेड है, हम भी प्रोटेक्टेड है, हमारा स्टाफ भी प्रोटेक्टेड है। हर पेशेंट के बाद सफाई करना, ऑटोक्लेव करना, स्टरलाइजेशन करना, इन सब चीज़ों से काफ़ी बचत हो जाती है। इनसे बिल्कुल आप सेफ रह सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हमारे यहाँ जैसे आपने पेन किलर का जिक्र किया, तो लोग जब दांत में दर्द होता है तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। उसकी कुछ दवाइयाँ फिक्स है, मैं नाम नहीं ले सकता, कि ये ले लो तो ठीक है, नीले रंग की गोली आती है। नीले रंग की गोली, बिल्कुल। तो ये कितना लॉन्ग रन है? असल में जब बिल्कुल ये कितना लॉन्ग रन है? मतलब नो, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड। ये तो सिर्फ इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए है। अल्टीमेटली आपने डॉक्टर को जाके दिखाना ही है, यू डोंट हैव अ चॉइस, आपने जाना ही है। बिल्कुल जी, डॉक्टर को दिखाएं। और ये इसका भी अभी हम पूछें कितने कितने टाइम बाद दिखाते रहें, क्योंकि अगर आप शुरू में ही दिखा देंगे तो आपका कम खर्चा होगा, लेकिन जब आप पूरा काम खराब करके जाएंगे तो उस वक्त तक फिर कोई उसका वो नहीं है, फिर आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। पानी की बात हो रही थी जी। हर कोई बंदा कराची में स्पेशली पानी के लिए रोता नजर आता है। हाइड्रेंट्स पे पानी 24 घंटे आता है, वहाँ से ट्रक के ट्रक भरते हैं, पैसों में जाते हैं, लेकिन हमारे नलकों में पानी नहीं आता। बल्दिया टाउन की भी ये सिचुएशन है। 60 लाख गैलन पानी दिया गया था, 2008 में इसका इनॉग्रेट हुआ था। और जो मुझे वहाँ के लोग बताते हैं कि कहते हैं कि 2 या 3 साल तक पानी आता रहा। ऐसी बात है, उस वक्त तक ही नाजिम थे, 2010 तक थे। उसके बाद कहते हैं अचानक से पानी गायब होना शुरू हुआ। ऐसे पहले एक एरिया से, एक यूसी से गायब हुआ, फिर दूसरी से गायब हुआ। और उन्होंने कहा कि मसला है, पानी आ नहीं रहा। पानी तो उतना ही आ रहा है, और पानी जो है ये अगले 30 साल तक का था। वह ये जो पॉलिटिकल लोग थे, इसमें बहुत सारे MNAs MPs भी होंगे, बहुत सारे इसके अंदर आपका जो निज़ामत में रहे होंगे लोग, जो कौंसलर लेवल के होंगे, वो लोग भी थे। फिर इसके अंदर पुलिस भी होगी, बहुत सारी सिस्टम मिल के आप तो ये काम करते हैं। आपको आइडिया कि एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, बिल्कुल। एक कब्जा एक जगह पे होता है तो सब मिलके फिर खाना है, मिलके खाना। तो ये एक अरबों, पता नहीं कितने अरब, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का कराची में लोग पानी खरीदते हैं। मैं उस दिन वो एक रिपोर्ट पढ़ा था, कितने मिलियन डॉलर का पानी कराची वाले खरीदते हैं। तो आपके सामने वो पानी गया, लोग एक एक बूंद के लिए पिछले 13-14 साल से तरस के हैं। कुछ इलाकों में शायद कभी आता है, अच्छा जो पानी आ रहा है वो आ रहा है 6 घंटे आ रहा है एक साल में। एक साल में 6 घंटे बल्दिया टाउन में पानी आता है। अब इसको डिवाइड खुद ही कर लें। मुझे भाई मुझे समझा रहे थे कि इतनी देर आता है पानी, पता नहीं 2 महीने में 1 घंटे के लिए आता है पानी, 2 महीने में 1 घंटे के लिए आता है। मानी तो वहाँ के लोग, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें लोग बड़े गरीब हैं, उनके पास तो खाने को नहीं है, तो फिर किस तरह वो कर रहे हैं? पता नहीं उनकी जो भी इनकम होगी उसके अंदर से वो पैसे 15 से 20 हज़ार रुपये उनके पानी पे जा रहे हैं। और मज़े की बात ये वही पानी है जो कि पूरे शहर में बिक रहा है। इन्हीं का पानी चोरी होकर पूरे शहर में बिक रहा है, इन्हीं का पानी चोरी होकर इन्हीं को मिल रहा है। और इससे पहले यहाँ पे पानी और बिजली के हमें वजीर थे फैसल वाडा, जो थे मेरे ख्याल में वो इस पोस्ट पे थे, इनकी पोस्ट रह चुकी है किसी ना किसी की, वो भी ये मसला नहीं हल कर पाए। सिंपल सा मसला है, हमें पता है कि किस तरह हल करना है। और इसका जो उन्होंने टाइम दिया, मुस्तफा भाई ने 6 महीने का टाइम दिया है, क्योंकि मुस्तफा भाई कह रहे हैं मेरे सामने ये 6 महीने बाद पानी तो हम ले आएंगे। सड़कों के लिए डेफिनेटली वो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, पैसे चाहिए, जाहिर सी बात है, और फिर उसके लिए, लेकिन हम बगैर पैसे के पानी तो ले आएंगे। ये तो हमें पता है हम किस तरह ले आएंगे, हम पूरा आइडिया है। सब बल्दियाती सेटअप अभी जो हमारा है, माजरत के साथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वो बल्दियाती सेटअप बड़ा डूबा हुआ है। अगर मैंने अभी शो किया था कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के वॉशरूम दिखाए थे, तो ना उधर पानी था ना सैनिटाइजर था, बुरा हाल था। हाँ, 20 सेकंड कहते हैं हाथों को धोएं भाई, किस चीज़ से धोएं। तो बल्दियाती सेटअप को किस तरह बेहतर किस तरह करेंगे? अगर मुस्तफा कमाल साहब आते हैं इन फ्यूचर, हम मान लेते हैं कि मेरे ख्याल में जब क्रेडिबल आदमी आता है ना, मैंने देखा है दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में भी, तो उसको बजट से मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि क्रेडिबल आदमी नहीं है तो जो पीछे चोर होता है वो कहता है यार अगले चोर को ना मिले, मैं ही खा जाऊँ। ये सिस्टम हमारे मुल्क में है, चल रहा है काफ़ी अरसे से। अभी जो सिस्टम पिछली गवर्नमेंट थी, ये इस पर तो बहुत बैकलैश है। मुझे तो हमदर्दी हो रही है उस पॉलिटिकल पार्टी से भी जो यहाँ से मेयर थे और उनकी टीम थी, वो लोग बिल्कुल बेचारे घुस नहीं पा रहे, क्योंकि उनका सेटअप था, वो चाहते तो एटलीस्ट कचरा उठा लेते और वो पानी की हाइड्रेंट जो इलीगल थे वो खत्म कर सकते थे। लेकिन मानी बल्दियाती सेटअप को पैसे तो सूबाई गवर्नमेंट देगी, बिल्कुल देती, और अभी हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे? होंगे सर, होंगे, इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि लोग खुद ही निकल आएंगे। जिस तरह अब ये यहाँ के लोग बिलबिलाते हुए निकल आए, और ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि ये बाई इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह मियाँ की तरफ से हुआ है, और ये लोग डिफेंस में भी ये हालत है, यही हालत गुलशन में भी है, यही हालत नॉर्थ कराची में भी अभी बात कर रहे थे। तो लोग बिलबिला रहे हैं, लोग सड़ रहे हैं, लोग तप रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम इतना टैक्स दे रहे हैं, 65% इस दफ़ा टैक्स इकट्ठा हुआ है इस बुरी हालत में भी कराची से।
तो जब इतना टैक्स दिया जा रहा है, इतना माशी हब है ये, तो डेफिनेटली लोग सड़ खप रहे हैं। ऐसे ही फिर दहशतगर्द बनते हैं लोग, ऐसे ही फिर माइंडसेट करप्ट करने वाले पॉलिटिशियन बैठे होते हैं जो कि माइंडसेट करप्ट करते हैं, ऐसे ही फिर महाजर सिंधी बलोची का नारा लगता है, ऐसे इलाकों में लगता है। अच्छा मानी, जो हमारे यहाँ मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि हमारी आवाम बिल्कुल परेशान है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आवाज नहीं उठाते। ठीक है, एक लिमिटेड वे में कि एक बंदा सपोज आप खड़े हो जाएं तो आपके साथ आगे शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर बैठ जाती है। ये जज्बा कैसे उजागर करें कि भाई ये राइट वे है, इस पे आओ, ये किस तरह उनके अंदर जज्बा डालें? देखिए, जैसे पंजाब वगैरह में तो एक ज़बान के बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। कराची का मसला भी है और मज़े की बात भी है, कराची में जो है वो कई ज़बानों के बोलने वाले रहते हैं। अच्छा, जो मैं बल्दिया टाउन की बात करूँगा, यहाँ पे एक ही गली में 10 मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग रह रहे हैं। ये तासुर गलत था कि एक ज़बान के बोलने वाले लोग रहते हैं कराची में, ये तासुर मेरा भी था पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पता नहीं जोन सी ज़बान आपके दिमाग में आ रही है ना, वो ज़बान का बोलने वाला वहाँ पे है। इत्तेहाद टाउन आप जाएंगे, आप कहेंगे शायद ये कोई KPK का इलाका है, बाकायदा इतना हर तरह के लोग हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहने मतलब ये है कि जब एक कम्युनिटी होती है ना, एक ज़बान के बोलने वाले होती है, तो वो शहर को ओन करते हैं। मैंने तो ये नोट किया है। या फिर कोई ऐसा बंदा ऊपर बैठा हो जो कि ओन करवा रहा हो ज़बरदस्ती उनको, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं, सबके अपने गांव देहात कहीं और हैं, वेकेशन के लिए वो कहीं और जाते हैं अपने ही घर में। तो जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो कराची में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, तो हम जैसे लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पीछे इतना खौफज़दा माहौल था पिछले कोई 10, 15, 20, 25 साल कि वो जो ट्रॉमा है ना, उससे निकला नहीं इंसान। होता है ना कि आप शॉक से निकलते निकलते भी टाइम लगता है। जब हिटलर मर गया था ना, उसके भी 10 साल बाद जर्मनी में लगता था, मैं पूरी एक बायोग्राफी किसी की पढ़ रहा था, जर्मनी में लगता था लोगों को हिटलर अभी भी है, वो आ जाएगा, हिटलर अभी भी है, वो आ जाएगा। अच्छा मानी, इस खौफ की वजह से लोग बोलते नहीं। एक चीज है कि हमारे यहाँ एक चीज ये होती है कि जो हमारे सियासतदान होते हैं वही हमारे रोल मॉडल होते हैं। हर पार्टी के अपने अपने फॉलोअर्स होते हैं। हमारे सियासतदानों में हमें अदम बर्दाश्त की कमी नजर आती है। अगर आप ऐवानों में देखें तो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल शो लगा लें तो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो क्या हमारे सियासतदान ही हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई लड़ जाओ? ऐसे ही हो रहा है। हम मार धाड़ की सियासत है। जज्बात में आके हमारे इलेक्शनों में कितने लोग मर जाते हैं बेचारे, गरीब लोग जज्बात में आके, ना उनका कोई पुरसाने हाल है, ना कोई उनको पूछता है। एक आध दफ़ा शायद वो पॉलिटिकल लीडर्स चले आते होंगे। तो ये गिमिक, सियासत एक गिमिक बन गया है, पैसे कमाने का अड्डा बन गया है बेसिकली। लोग जो हैं सियासत में इसलिए भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं इससे पैसा कमा लें, इससे जो भी अपना बैंक बैलेंस है उसको डबल कर लें। उसके लिए उनको मैटर नहीं कर रहा कि कितने मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे। लेकिन ये चीज़ अब इवेंचुअली ख़त्म होगी, क्योंकि फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है। लोग समझ रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। अभी भी जज्बाती हैं, ऐसी बात नहीं है, एकदम से नहीं हमारे कौम जो है ऐसा सही होगी, लेकिन अभी भी जज्बाती लोग हैं दोनों तरफ। वो पीछे से जब पैगाम हार्डकोर जाता है, तो जो हार्डकोर उसका वर्कर होता है, जो भी होता है, वो फिर लड़ जाता है, और वो जब लड़ जाता है तो फिर आखिर में रिजल्ट आपको पता है। अच्छा मानी, इस वक्त में जो ये 249 में इलेक्शन हो रहा है, अब आपने देखा कि एकदम कोरोना की चीजें ज्यादा बढ़ना शुरू हुई हैं। SOPs के साथ आपको लगता है कि इन इलेक्शंस में कोई फर्क पड़ेगा, वोट डलने में फर्क पड़ेगा? कोई SOP है ही नहीं वहाँ पे। मुझे तो लग रहा है बल्दिया टाउन में मैंने किसी को, एक बंदे को भी मास्क पहनने, लेकिन अगर अभी SOP सख्त कर जी जाती हैं जो अभी कह रहे हैं आज, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन में कितना कुछ फर्क पड़ने का चांस है? बाय इलेक्शन जो होता है ना, वैसे ही उसमें जो होते हैं वोट तनासब जो होता है वो बहुत मैक्सिमम गया, तो ये 10 का वाला गया है अभी। तो मेरे ख्याल में SOP से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कौम मैनेज करने वाली कौम नहीं होती, जुगाड़ू है, मैनेज कर लेगी, हाँ देख लेंगे, हाँ हो जाएगा, वैसी कौम है। क्योंकि इतने धोखे मिले हैं, इतने झटके मिले हैं कि वो अब शॉक प्रूफ हो गए हैं बेसिकली। लेकिन ये है कि SOPs का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोरोना की ये जो वेव है, अभी मैं इंडिया के हालात देख रहा था, वहाँ तो बर्बादी हो गई है। वहाँ तो लोग जो है, अभी आप ही से शायद बात हो रही थी कि वो वहाँ पे लोगों को जो शमशान घाट ख़त्म हो गए हैं, तो वो सड़क पे क्या नाम है, वो लोगों जला रहे हैं। तो ये इतना वर्स्ट हालात हो गए हैं, और ये वेव इधर से उधर आते कोई देर नहीं लग सकती। तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पर सख्ती करे। अच्छा मानी, आप पूरे कराची में, बहरे आप कराची के लड़के हैं, आप पूरा कराची घूमते हैं, अलग अलग इलाकों में गए हैं, जो हमारे नौजवान हैं आप उनसे भी बड़ा मिलते हैं, उनमें इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? पेशेंस बचे हैं, कोई अदम बर्दाश्त है, कोई दरगुजर है, कोई दिल बड़ा कर लेता है कि सामने वाले ने कुछ कह दिया तो हम इग्नोर कर दें, या नहीं खत्म हो गई है गुर्बत, महंगाई, ये चीज़ों ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया? ऐसे ही है, अदम बर्दाश्त खत्म हो गया। जब स्पोर्ट्स माशरे से खत्म हो गया ना, मुझे याद है, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं हॉकी भी खेलता था अच्छी, मैं फुटबॉल में भी अच्छा था, फिर मुझे क्रिकेट भी अच्छी खेलनी थी। फिर फुटबॉल का तो आपको बहुत शौक है, मैं अभी भी खेल रहा होता हूँ। अभी मैं बल्दिया टाउन में वो क्रिकेट खेल रहे थे लड़के, तो वो तेज़ गेंद कर रहा था, मुझे हल्की लग रही थी। मैंने कहा यार मेरे टाइम पे जब हम
खेलते थे, जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त शाहिद अफरीदी हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा प्लेयर था, हाँ। लाला पठान, शाहिद पठान। हाँ। तो उस टाइम पे हम देखने जाते थे शाहिद अफरीदी को कि यार ये, और उस टाइम पे अफरीदी एक ऐसा नहीं होता था, उसी टीम में 4 लड़के और भी ऐसे ही थे, बिल्कुल। अफरीदी तो एक था वैसा बेसिकली। तो उस टाइम पे मोहल्लों की टीमें होती थी, हम नाइट टूर्नामेंट्स खेलते थे, हम रात को बैडमिंटन खेलते थे, हम स्पोर्ट्समैन थे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी थी। लड़ाई एक आध पॉलिटिकल पार्टी करती थी उस टाइम पे, वो होती थी, लेकिन स्पोर्ट्स ज्यादा आम नजर आता लोगों था। में जो था इतनी लड़ाइयाँ उस वक्त होती थी, लेकिन एग्रेशन जो था वो खेल में ज़्यादा नजर आता था। जैसे जैसे खेल ख़त्म होते गए, आप देखें ड्रग्स आम हो गई है, ड्रग्स इतनी आम होती जा रही है, खासतौर पे आइस इतनी आम हो गई है कि इस वक्त आपको आइडिया नहीं है। ये बल्दिया टाउन में जो लोगों ने बोला कि मानी भाई ये भी हैंडल कर लें, खुदा के वास्ते हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, हम हर वक्त तो नहीं उन पर नज़र रख सकते। तो ये इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं अभी कि ड्रग्स ने टेक ओवर किया और साइकोलॉजिकली लोग डिस्टर्ब हुए। ये जो भी बता रही थी कि डेंटिस्ट का होना ज़रूरी है, अमेरिका में हर बंदे के पास डेंटिस्ट भी होता है एक अपना, जो उनकी फैमिली हिस्ट्री उसके बाद होती है, एक साइकेट्रिस्ट होता है, एक लॉयर होता है, इसके बगैर तो अमेरिकन जिंदा ही नहीं होता या यूरोपियन जिंदा नहीं होता। हमारे यहाँ डेंटिस्ट भी आखिरी टाइम पे होगा। तो अदम बर्दाश्त इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सा माशरा ड्रग्स में पड़ गया, बहुत हमारे यंगस्टर्स यूथ जो है ड्रग्स में चली गई। क्योंकि मैं नहीं करता तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, मैं कर रहा होता तो शायद मैं ये इशू भी नहीं छेड़ता। तो इतना ड्रग्स हो गया है कि मैं, हमें हुकूमत भी इस बारे में, मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने कोई रैली निकाली हो, किसी ने कोई धरना दिया हो। तो इस पे हमारा मेजर फोकस अभी इस पे भी है। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पहली दफ़ा हमने इस पे हुआ कि मैंने मुस्वा ये तो, और इन एरियाज में ज्यादा हमें दिखता बहुत है। वहाँ आइस बहुत हो रही है। बेसिक आइस तो पूरे कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन आइस एक डेडली नशा है जिसके बाद लोग मर जाते हैं। हेरोइन की आप अच्छी हेरोइन फॉर्म से कह कहते लें। हैं, इससे खतरनाक है, खतरनाक फॉर्म है। आपने शोज किए मेरे ख्याल में आगे मैंने पीछे, काफी जगहों और कितने थ्रेट्स उस पर आती होंगी, सही ना। तो ये टास्क हैं कुछ मेरे ज़िंदगी के, या हमारे, हम जिनको फॉलो करते हैं उनके, या मुस्तफा भाई टाइप के लोगों के, कि यार ये चीज़ फिक्स करनी है। इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए थे वहाँ पे हमने, आपको पता है वहाँ पे राशिद लतीफ़ अकेडमी भी थी बल्दिया टाउन में, वो उसमें गंदा पानी गिराया जा रहा है। वहाँ पे एक 100 बेड्स का हॉस्पिटल था कार्डियो वेस्कुलर, क्योंकि बहुत दूर था, लोग जाते जाते मर जाते थे, वो बेड्स सड़ गए बड़े बड़े। ये जो पॉइंट है ये भी एक बहुत अहम है कि हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें बनी थी, मुझे याद है मैं कोरंगी में ग्राउंड में गया था, वो बनाया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रही थी। और ये बड़ा आम बात है कि सरकारी स्कूलों में गायों का बनना, हॉस्पिटल के अंदर कोई प्राइवेट जगहें दी, वो प्राइवेट लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें भी जो है वो तबाही की तरफ लेके जाती है। और बड़ी अच्छी इन्होंने पॉइंट उठाया कि इन एरियाज में ड्रग्स अगर बिक रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानूर, आपने सहरी तैयार कर ली है? बिल्कुल, आज मेरी सहरी बहुत जल्दी तैयार हो गई। उन्होंने भी कहा झटपट करो। क्या बनाया जनाब, ये बताएं। आज मैंने हरियाली कीमा बनाया है और ड्रिंक जो रखी है वो मैंने स्ट्रॉबेरी जूस रखा है, जिसमें मैंने जो हरियाली कीमा रखा है, आज इसमें मैंने कुछ भी रेड यूज़ नहीं किया, आज सारा इसमें ग्रीन कलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। इसमें मैंने सबसे पहले हमारे कीमे को अदरक लहसुन के पेस्ट और ऑयल में और साबित गरम मसाले में अच्छे से भुनाई कर ली ताकि उसकी हीक भी निकल जाए और एक अरोमा उसमें समा जाए। फिर उसके बाद उसमें मैंने नमक डाला, हल्दी डाली, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाला और उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छा खासा मैंने बना के रखा हुआ था। अच्छा, मैं इतना बता दूं, जैसे कि मेरी 1 किलो की क्वांटिटी है, क्योंकि मैं बार बार से टेस्ट कर रही थी। अगर आप मोटी हरी मिर्चें जो आजकल सीज़न में चल रही हैं तो उसके कम से कम आप 6 टेबलस्पून आप यूज़ करिएगा, और अगर छोटी है तो 4 टेबलस्पून, क्योंकि इसकी तेज़ी इतनी नहीं होती है। तो आप ये कहें कि 2 चम्मच काफ़ी रहेंगे, नहीं 6 टेबलस्पून डालेंगे तो तब जाके आपके कीमे में कुछ रौनक आएगी। और ये उन लोगों के लिए जिनका माइल्ड एक तरीके से टेस्ट होता है, अगर जो लोग और ज़्यादा खाना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी हमने अच्छे से बुनाई की, इसमें हमने ज़ीरा डाला, थोड़ा सा हमने इसमें साबित धनिया डाला कूट के, ताकि वो मुंह में भी इतना ना आए और हल्का सा उसका अरोमा आता रहे, आपके साथ महकता रहे आपका कीमा। ये करके हमने इसकी अच्छे से बुनाई की है, क्योंकि चिकन का कीमा इसको अच्छे से भूनते रहना है ताकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएं, और उसके बाद इसको दम दे देना है और उसके बाद इस पर गार्निश कर देनी है। और ये देखें गार्निश इन्होंने इतनी ज़बरदस्त की है,
और ये चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह बनाया आपने? ये स्ट्रॉबेरी जूस जी, किस तरह बनाया आपने? स्ट्रॉबेरी जूस है। स्ट्रॉबेरी जूस में सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज को कट करके उसको ब्लेंडर में डाल दिया। उसमें हमने शुगर सिरप डाला। शुगर सिरप हस्बे जायका जो मैं हमेशा बताती हूँ, उसमें मैंने इसमें गुलबहार का शरबत यूज़ किया है। उसके अलावा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज भी खट्टी होती हैं तो थोड़ा खट्टा मीठा का फ्लेवर होना चाहिए, वरना बिल्कुल जी। और मज़े नहीं इन्होंने देते। कपड़े भी जो है फिर वो स्ट्रॉबेरी के जिसके जूस जैसे, हाँ बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी इस दफ़ा ख़त्म नहीं हो रही है और ऑरेंज ख़त्म हो गया जो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। हील्स के इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैम्पर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मरहबा के हैम्पर्स हमारे पास मौजूद है, बहुत अच्छे इनके मशरूबात होते हैं। अदम बर्दाश्त पे कर रहे हैं हम बात और आएंगे मोहसिन भाई की जानिब। मोहसिन भाई, किस तरह सब्र ला सकते हैं? ख़त्म हो गया हमारे अंदर से सब्र, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही है, आजकल तो बच्चों में भी नहीं रही, किस तरह लाएँ? क़ाल तआला फ़िल क़ुरआन मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। क़ुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने हमें ख़ुद बताया कि जब तुम देखें ना, बर्दाश्त की क़ुव्वत तुम में ख़त्म हो जाए और तुम परेशान हाल हो जाओ तो फिर क्या करो? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मदद तलब करो। नस्तईनु, मदद तलब करो। बिस्सब्री, यानी सब्र के साथ। यानी एक होते हेल्प करना है, इंसान किसी की हेल्प लेता है, यार मेरी मदद करो, तो अल्लाह फरमा रहा है तुम परेशान नहीं हो, तुम सब्र से मदद लो और फिर क्या, वस्सलात, और नमाज से मदद लो। जब तुम नमाज और सब्र से मदद लोगे, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, याद रखना कि जब कोई बड़ा देखता है ना किसी छोटे को मुसीबत में और वो कहते बेटा परेशान नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बंदा चौड़ा हो जाता है कि यार बड़े ने कहा है। जब रब कह दे कि बंदे परेशान नहीं हो, तेरा रब तेरे साथ है, तो फिर बंदे को क्यों परेशान होगी? अल्लाह फरमा रहे सूरह बकरा में कि तुम सब्र को थाम लो, उसकी मदद लो और नमाज पढ़ो, और साथ साथ ये यकीन कर लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। फिर जितनी भी मुश्किलात आएंगी ना, तुम उसका आसानी से जे उस मुश्किलात से निकल जाओगे। फिर अगर आप देखें तो कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ये भी फरमा रहा है कि कई मकामात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला बंदे को आजमाइश में डालता है, और उन आजमाइश में डालने का मकसद ये होता है कि आया बंदा वो रब ताला के, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की अताअत से फिर तो नहीं जाता, या अल्लाह की नाफरमानी तो कर नहीं लगता। फिर अल्लाह ने फरमाया वला नब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से। जैसे आज माशरे में आप देखें एक खौफ है कि नाउज़ुबिल्लाह कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कोई ये कहने कि आज इसका कोरोना फैला हुआ ये तो नहीं हो गया। इंसान एहतियात कर रहा है एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी, एहतियात करना चाहिए, लेकिन खौफ इतना हो गया है कि इंसान डरने लग गया। तो अब अल्लाह आजमाता है कि तुम अल्लाह का खौफ रख रहे हो या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खौफ रख रहे हो। खौफ रखना तो अल्लाह का रखो ना, जिससे डरने का हक है। फिर फरमाया मिनल खौफ़ वल जू, फिर अल्लाह भूख से आजमाता है कि कभी इंसान जब भूखा होता है ना तो वो ऐसे हरकत करता है कि अल्लाह ताला फरमाया तुम अगर भूख लग रही है ना, बर्दाश्त करो, नेक रास्ते पे चलो, लेकिन ऐसा ना हो कि इतनी भूख की शिद्दत बढ़ जाए कि तुम जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करना भूल जाओ। अच्छा, यानी चोरी करने लग जाओ, डाका डालने लग जाओ, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला तुम्हें आजमात हो रहा है, तुम अल्लाह की आजमाइश में गुम हो जाओगे। इस आयत को मुकम्मल करना जा दो वल जो नक़्सिम मिनल अम्वाल, फिर अल्लाह माल जो तुम्हें देता है उस माल से तुम्हें आजमाता है कि तुम्हें किसी को कम माल दिया, किसी को ज़्यादा माल दिया। अब अल्लाह ने किसी को कम माल दिया तो उसके बारे में रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जो सब्र करता है, अगर थोड़ा माल है तो अगर थोड़ा माल किसी बंदे को दिया, रसूल ने फरमाया जिसके थोड़े माल पर वो राज़ी हो गया रब से, तो अल्लाह उसके थोड़े अमाल पर राज़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मकसद कहने का अब वही बात है कि अल्लाह ताला वैसे हमें अपनी आजमाइश में ना डाले, क्योंकि हम बड़े गुनहगार बंदे हैं, हम आजमाइश पे उतर नहीं पाते। तो मैं इस आयत को पूरा कर दूँ अगर आप याद हो। फिर फरमाया वल अनफुसी, फिर तुम्हारी जान से आजमाएंगे कि तुम्हारी जान में मकसद के कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी जान की केयर करता है कि यार मेरी ज़िंदगी को कोई नुकसान ना हो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वल अनफुसी व समारात, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने ये जो नेमतें दी हैं, जैसे हम फल की सूरत में कहें या फूल की सूरत में, या घर बार दिया, औलाद दी, ये सब नेमतें, तो अल्लाह इनसे आजमाता है। लेकिन इन सब में कामयाब कौन है? आखिर मेरा फरमा रहा है फबश्शिरिस साबिरीन, उनके लिए खुशखबरी जो सब्र करते हैं। तो मालूम ये चला कि ये तमाम लोग जो आजमाइश में अल्लाह ताला डाल रहा है, इनमें कामयाबी उस शख्स के लिए, चाहे खौफ में हो, चाहे भूख में हो,
चाहे अपनी जान का माल हो या फिर ये नेमतें जो दी हैं, अगर इसमें वो सब्र करता है तो अल्लाह फरमाता है उनके लिए खुशखबरी है। और क्या खुशखबरी है? बात इतनी सी कि जब अल्लाह की तरफ से उनसे मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं या अल्लाह हम तेरे हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है। और फिर इस सब्र का इनाम क्या मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनके साथ होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, सब्र करना चाहिए और इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसका आपको लॉन्ग रन में जाके फ़ायदा होता है। मोहसिन भाई, एक प्रॉब्लम और ये चल रही है कि कोरोना वायरस की बड़ी क़यास आ रही हैं, हम सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका कोई सर पैर हमें नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन कहा आप बैठे तो आपसे पूछूं कि जी ये इसराइल की साजिश है, ये है, वो है, पूरी दुनिया लपेट में, आप लोगों का इस बारे में क्या वो है? देखिए, हदीस में ये आया है जहाँ ताउन के बारे में, और ये कोई नई बीमारी नहीं है। देखें, हो सकता है कोई किसी की कहते हैं कि कोई शरारत नज़र आए, लेकिन बीमारी की शक्ल जो आपके सामने वाज़ेह है वो कोई शरारत की शक्ल में नहीं, बीमारी की शक्ल में। तो हम ज़ाहिर पर, शरीयत ज़ाहिर पर एतबार करती है और ज़ाहिर पर एतबार ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या हदीस है कि जहाँ कहीं ताउन फैल जाए या ऐसा वबाई मर्ज फैल जाए, अगर तुम उस इलाके में हो तो वहाँ से बाहर ना निकलो और किसी और को उधर दाखिल मत होने दो। क्यों? क्योंकि वो दोनों इस वबा से बच जाएंगे, जो दाखिल भी नहीं होगा और जो बाहर नहीं निकलेगा। तो हम तो अल्लाह उसके रसूल की हदीस पर अमल करेंगे और इस पर सब्र करने का मकसद ये कि जब इंसान को देखते ना ये जो फैला हुआ है तो इंसान दौड़ रहा है, यार कोरोना आ रहा है, चलो वहाँ चले जाते हैं, यार वहाँ ठहर जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तुम अपनी जगह में ठहरे रहो। यही तो अदम बर्दाश्त है, यही तो टॉलरेंस नहीं है कि जब अदम बर्दाश्त नहीं होता फिर ऐसी हरकत करना शुरू कर देते हैं, जब अदम बर्दाश्त नहीं होता फिर ऐसे मामला में पड़ जाते हैं। तो असल बात यह है कि बंदा अल्लाह उसकी रसूल की माने तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल जी, और ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है और बात ये होती है कि आप एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है, एहतियात करने को कहा भी गया है। लेकिन ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है, तो इस चीज़ को जहन में रखें आप। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखेगा। हमारी अब मैंने एक सवाल ये भी छोड़ा था पीछे कि कितनी दफ़ा अगर हम डेंटल सर्जन से रब्ता करें, चाहे हमें प्रॉब्लम हो या ना हो, तो हम बड़े खर्चे से बच जाते हैं, क्योंकि फिर एकदम से बड़ा खर्चा आता है कि जी पूरे दांत चेंज होंगे ज़ाहिर महंगा होता है। आपके लिए ऐसे कितने विजिट्स अगर हम कर लें महीने में, 2 महीने में, तो हम सेफ़ रह सकते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 6 मंथली विज़िट कंपलसरी है। उनकी डेंटल इंश्योरेंस होती है, वेस्ट में चले जाएँ या आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले जाएँ, डेंटल इंश्योरेंस होती है। अगर आप 6 मंथ्स में नहीं दिखा रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस ख़त्म भी कर सकते हैं। देन द डेंटिस्ट विल रिफ्यूज़ टू सी यू द नेक्स्ट टाइम। हमारे यहाँ ये है कि वही बात है कि इस किस्म का हमारे यहाँ कोई सिस्टम है नहीं। मेडिकल का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कहीं कोई आपको ना कोई गवर्नमेंट सेटअप में कोई हेल्प करने को तैयार है, ना कोई इस तरह के फलाई इदारे हैं जो आपको इस तरह से हेल्प कर सकें। बिकॉज लाइक आई सेड कि डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। आप कुछ मत करें, इतने सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं, साल में एक दफ़ा जाके दिखा दें। स्टूडेंट्स सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने के चक्कर में ही काफ़ी कुछ डायग्नोस करके आपको बता देंगे। अच्छा, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें इनिशियली ही कंट्रोल हो जाएंगी, ना आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, ना आपको ख़र्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग अमूमन इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कराची में ये चीज़ बड़ी होती है, गुटखा, मावा और दूसरी चीज़ें, मुंह का कैंसर तो इससे होता है, ठीक है, लेकिन ये दांतों को कितना प्रॉब्लम करते हैं? और जो लोग अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पहले तो छोड़ दें, लेकिन अगर कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके दांत भी सही रहें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एवरी 6 मंथ सफाई करवाएं, लाजमी है, क्योंकि इनकी जो इनमें केमिकल्स होते हैं ये बिल्डअप हो जाते हैं दांतों के ऊपर। उससे ये होता है कि मसूड़े और हड्डी नीचे जाने शुरू हो जाते हैं, दांत पूरा एक्सपोज हो जाता है। जब हड्डी की सपोर्ट नहीं रहेगी तो दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत यंग एज में, अगर लेट्स सपोज अगर किसी ने 16 इयर्स में ये खाना शुरू किया, मिड 20s में आके दिल लूज देयर टीथ, दांत ही इनके गिर जाएंगे हिल के। जैसे अगर किसी ने यंग एज में खाना शुरू किया तो कितने साल की उम्र में दांत गिर जाएंगे उनके? तो 10 इयर्स, 12 इयर्स। अच्छा, और ये बड़ी अहम चीज़ इस बात से है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इतने अगर विजिट्स कर लें तो इससे बच सकते हैं। मानी कराची का ये भी बड़ा मसला है, ये जो मैंने भी उठाया है कि ये लड़के जो हैं ये इस चीज़ का इस्तेमाल पे लग जाते हैं कि जी मावा, गुटखा, ये पाबंदी लगती है, गवर्नमेंट की सख्ती होती है, लेकिन बिक सब जगह रहा है। वो लाइटर नोट पे पीछे आपने बात की थी ना, कराची के लोग आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि मुंह में गुटखा होता है, वो आवाज़ कैसे बुलंद करें उनकी बात ही। तो कहने का मतलब ये कि नहीं, ये तो देखें, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप सस्ता तरीन नशा नहीं ज़िंदगी में जो होता है उनकी लाइफ में, वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, चलो इसी से बिज़ी रहते हैं। वो बिज़ी रहते 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 बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और मैंने देखा जो बहुत गरीब जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं या पेंट करने वाले होते हैं, ये ज़रूर खाते हैं। बिल्कुल, उनका उसके बगैर दिमाग नहीं चलता। लियारी में बहुत हो रहा है ये, अगर आप जाएंगे बच्चे भी कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल में इसमें फिर इवेंचुअली अगर हम
सब इस मुद्दे पे आ गए हैं कि गवर्नमेंट्स होती हैं वो और लॉज होते हैं वो इतने अच्छे इंप्लीमेंट होते हैं कि ये सब चीज़ें जब हो सकती हैं, यहाँ पर मैं आवाज़ इकट्ठी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अभी आप किसी ड्रग माफिया पे शो कर देंगे, अगले दिन ही आपको वो बर्बाद कर देंगे किसी भी तरीके से। पहले तो आपको ब्राइब करेंगे, फिर वो आपको धमकियाँ देंगे, फिर वो एक आध हमला भी करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये काम किसका होता है? ये काम हुकूमतों को होता है कि वो आपको सेफ्टी दे, वो आपको वार्न करे, या फिर वो इतना खौफजदा माहौल कर दे। बाहर के मुल्कों में हम क्यों नहीं करते बहुत सारी चीज़ें, डर के मारे नहीं करते। जो इंसान का जितना भी ये जो कानून है दुनिया का ये है, वो खौफ की वजह से है ना। मुझे याद है एक बार मैं कतर गया था जब ये एशियन गेम्स नहीं होते, उससे पहले वहाँ एक सिग्नल ख़राब था, पूरा दोहा सिग्नल को तोड़ रहा था उस वक्त। मैं बाद में गया तो खैर वो सिग्नल बन गया था, दोहा भी बन गया था, अब तो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे। तो सिर्फ खौफ की वजह से जो है ना वो सब चीज़ें चलती हैं। और जब पता होता है सामने वाले को ना कि कुछ हो जाएगा अगर मैं ये तोड़ूंगा या ये करूँगा, तो तब ही उन्हीं माशरों में ये चीज़ें होती हर माशरे में कम हो जाती हैं। लेकिन हमारे माशरे में इसकी खुलेआम होती है, ज़्यादा होती है, और इसका कोई रोकथाम नहीं है कि जो छापा मारने जा रहा है वही पैसे लेके जो है वो आगे हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे जो है, देखिए ना, एक खातून थी कोई जो खाने पे छापा मारती थी, जो पंजाब में थी, वो कितनी मशहूर हो गई थी। बिल्कुल। एक कोई सही बंदा होता है तो वो आयशा मुमताज, वो कितनी पॉपुलर भी हो जाते हैं वो लोग, पता नहीं वो हैं या नहीं, अभी तो उनको भी हटा दिया गया कुछ मामलात की वजह से। अच्छा मानी, बल्दिया में क्योंकि आप इस वक्त वहाँ पे फोकस ज़्यादा है, इस वजह से मैं आपसे बार बार बल्दिया का सवाल भी कर रहा हूँ। आपने रास्ते पता चल गया। हाँ, अब आपसे रास्ते पता चल गया, मैं भी जाना होगा तो मानी से रब्ता करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या आप इस वक्त वहाँ पे हाल देख रहे हैं? क्या विजिट करने का इत्तेफाक हुआ? अभी तो बहरहाल बंद होंगे, लेकिन क्या कुछ वहाँ से लोगों ने ये मसला आपके सामने लाए? यार गवर्नमेंट स्कूल्स एक तो हैं ही, उनके 2-3 ही हैं बेसिकली, जो पुराने किसी ज़माने में बने थे। लेकिन वो हाल वही है जो बाकी शहर के गवर्नमेंट या मुल्क के या सूबे के गवर्नमेंट स्कूल्स का है, ना होने वाला हाल है। अच्छा ही है कि अभी SOPs की वजह से बंद है, क्योंकि अगर वो खुले भी होते तो ना उसके अंदर कोई फैसिलिटी थी, ना वहाँ पे साफ़ पानी मिल रहा है वहाँ पे लोगों को, ना ही वहाँ पे कोई साफ़ खाना मिल रहा है। मतलब बुसाने हाल है। ऊपर से एक मुझे गवर्नमेंट स्कूल का एक मुझे जो चीज़ बुरी लगती है कि वो एक टिपिकल एक कपड़े जो कि नज़र आता है, जिससे जो डिस्क्रिमिनेट कर देता है बेसिकली, जिसको कपड़े में वो बना के वो ठप्पा लगा देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है। तो ये है कि वही है कि जिस ज़माने में ये चीज़ें हो रही थी, जिस ज़माने में सब चीज़ें सही हो रही थी, उस ज़माने में इस पर भी काम हो रहा था। मुझे याद है एक स्कूल जो था मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे ही, शहजाद रॉय जो ज़िंदगी ट्रस्ट है, वो स्कूल उनको जो इसी इलाके में कहीं पे है बेसिकली, जो एक स्कूल रॉय के पास है, वो ये मुस्तफ़ा भाई ने अलॉट करवाया था किसी तरीके से। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनको के देनी चाहिए चीज़ें, जो कि कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। लेकिन ये कि फिर वो गवर्नमेंट स्कूल अगर आप जाके देखेंगे रॉय का, तो यूनिक स्कूल है। आप कहेंगे यार ये कोई नई चीज़ है, इस पर कोई नई तरह की पढ़ाई हो रही है, इसके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही हैं लेकिन कुछ और तरह का दिमाग चल रहा है। जाहिर है उसको चला जो है वो लोग रहे हैं कि जिनका वो ताल्लुक नहीं है। मतलब हमें ऐसे लोगों को दे देने चाहिए सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जिनका ताल्लुक दिल से तालीम के साथ है, जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, बजाय इसके गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट इन चीज़ों में फेल हो गई है, आपके सामने ही है। हम बिलावजह में झूठ के लिबादे ओढ़ रहे होते हैं और झूठ पे मुनाफिकत करे जाते हैं। एक चीज़ है ही नहीं। आप इंटीरियर में चले जाएंगे तो वहाँ तो गायें भैंसें बंदी होती हैं, इंटीरियर में जाएंगे तो ये हालात हैं। कराची में फिर भी स्कूल है, लेकिन उसके जो हालात हैं वो भी बहुत ही अल्लाह माफ़ करे बुरे हैं। और हम जब अपने प्रोग्राम को रिकॉल करते हैं तो आपने वादी छुट्टी किया था एक ज़माने में, हाँ। तो आप गवर्नमेंट स्कूल, मैंने भी किया था कुछ अर्से, हाँ। आपने भी किया था, बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारी कराची स्कूल्स में किया, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे, कुछ बाकी मॉडल स्कूल्स थे, बनाए हुए थे अच्छे, कुछ अच्छे भी और थे। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें बुराइयों की तरफ ज़्यादा या मजीद बदहाली की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी ही खतरनाक बात है। यहाँ वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सहरी का दस्तरखान हमारा लगा हुआ है। और अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको, कौन सा कीमा है? हरियाली कीमा। हरियाली बनना लग रहा है, हरियाली बनना होता है, हमने कीमा ही बना दिया। नहीं, बहुत अच्छा बना है और ऑयल फ्री है, बहुत अच्छा है। आपको है वैसे डॉक्टर साहब कुकिंग का शौक करती हैं? जी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो किस तरह निकल जाता है इस प्रोफेशन में? मतलब ज़ाहिर है आप ये भी देख रही हैं, अभी कुकिंग भी कर रही हैं, मैनेज बच्चों कैसे को होता अपने है? हाथ का ही खाना खिलाना पड़ता है, किसी और के हाथ से खिला नहीं सकते, एंड हो जाता है मैनेज। जब देयर इज अ विल देयर इज अ वे,
शौक भी है, घर वालों को भी बहुत शौक है खाने का, टाइम निकल जाता है। अच्छा, मैंने सुना है कि वैसे आपके हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं, हमारी पहले ट्रांसमिशंस में आ भी चुके हैं, उनको ज्यादा खाने का शौक है तो उनकी खाने का भी फरमाइशें शौक होती है और हैं। उनको खाना पकाने का भी बहुत शौक है। अरे वाह, Nice. ये अच्छी बात ये है। वैसे एक बड़ी अच्छी बात खाना होती मैं है ही ना। पकाता हूँ ऐसे So थोड़ा बहुत। there are days when I don't want to cook, तो वो किचन में होते हैं, हेल्पर होता है उनके साथ, but he manages well माशाल्लाह। ग्रेट। मानी ने तो तारीफ करी थी, कैसा बहुत अच्छा, बना? बहुत मजा गया क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो मानी ये मुझे बताएं, खाना आप क्या क्या वैसे सीरियसली बना लेते हैं? मैं मैंने यार अक्सर देखी यूट्यूब जिंदाबाद हमारे घर में अक्सर मेड्स का प्रॉब्लम होता है, कोई मेड आ रही है, कोई जा रही है, कोई पंजाब जा रही है, कोई वहाँ से आ रही है, तो हीरा मैं आधे वक्त तो यही कर रहे होते हैं कि यार ये बना लेते हैं। और जैसे भी हीरा अभी तो आज इसकी शूट है वो लाहौर में, लेकिन हीरा जो है वो अफ्तारी अपनी खुद ही बना रही थी। अच्छा। वो जो उसके वो थे दही बड़े जो वो बनाती थी, वो उसी के हाथ के हमें पसंद आते हैं। और फिर फ्रूट चाट का भी एक अलग, अच्छा, ये रमजानों में touch- खाने का मजा क्यों आता है? यार पता नहीं ये समझ लाल नहीं आया। शरबत से लेकर ये सब हाँ, चीजें ये सिर्फ रमजान रमजानों में में मजा आता है। मजा आ रहा था कि अब हमें रोजा होता है और उसके बाद फिर वो अर्ज बढ़ जाती है। हाँ। और एक पेटेंट स्टाइल है हमारे पाकिस्तानियों का, खास तौर पे फ्रूट चाट अगर ना हो वैसी, अमरूद ढूंढने पड़ते हैं यार कसम से, मिल नहीं रहे। और तुम कह रहे थे कीनू नहीं है, कीनू मिल रहा है लेकिन निचोड़ने के लिए मिल रहा है खाली। हाँ, मतलब वो टेस्ट नहीं आ रहा ना वाला। अब ये कि लाल शरबत, वो पीला नीला शरबत भी लोग ऊपर डाल देते हैं, ये इसकी टेक्निक्स हैं बहुत सारी, उसको मजा देने के एसेंस लिए डाल देते हैं एसेंस डाल देते हैं। तो मेरा तो ये फेवरेट होता है, पकोड़े समोसे ये तो हम खाते हैं। और फिर उससे मेरा ये होता है कि जिम जाता हूँ पहले, अफ्तारी से पहले जिम कर लेता हूँ, आज मेरा मिस हो गया वैसे, लेकिन जिम पहले करता हूँ, बाद में रोज़ा खोलता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है आपका Good thing. कि आप बर्न करें और फिर आप मीठा जो भी है, क्योंकि मीठा चाहिए होता है। और मीठे के बगैर जिंदा नहीं ये है। वैसे वो जो मिसेज वैसी बड़ी खुशनसीब होती है कि जिनको शौहर को बनाने का शौक हो, ये एक बड़ी मैं बात हूँ ना, होती है। नाश्ता हाँ। बनाता हूँ। नाश्ता बना नाश्ता तो मेरा ही, क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा हाथ नहीं लगाने देता। नाश्ता वो होता है कि मैं हमेशा वो कोई नया ऑमलेट, कोई नया अंग्रेजी खाना नाश्ता तो यहाँ। मानी ये शौक मतलब किस तरह, मतलब एक होता है ना कि कोई तो ऐसा हुआ होगा, आपकी एक सिस्टर है, बाकी तो भाई हैं सारे। नहीं, मेरा ये हुआ जब मैं मशहूर होना शुरू हुआ 2001-2 में, तो मैं मेरा कैंपेन्स मैंने बहुत करनी शुरू की, तो मैं मुख्तलिफ होटलों में रुका हूँ बहुत जाके, यहाँ पे भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो मुझे वो सुबह वो जो शेफ़ खड़ा होता था ना, जिस तरह वो ऑमलेट बनाता है, मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता है और मुझे मज़े का भी लगता है, इसलिए मैं किसी होटल में बैठ उसको के फ्लिप करना। हाँ, फ्लिप करना, तो वो मुझे फिर मैंने सीखा फ्लिप करना जो है, फिर मैंने सीखा कि ये किस तरह होता है। फिर मैं नई चीज़ें, क्योंकि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको मज़े की लगती हैं। जैसे एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट का हम कोई प्रॉन की फलान डिश खाते थे हेराव में, एक दफ़ा गए तो उन्होंने कहा वो ख़त्म कर दिया हमने कहा उसी वक्त हम उठ के चले गए, हमने कहा खुद बनाएंगे, अंदाजे से बनाई, कुछ यूट्यूब निकाल के बनाई, वैसी बन गई। तो ये है कि बन सकती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में जायका भी होता है। हाँ। तो हेरा में जो है वो, अच्छा, लड़कों के हाथ में ज्यादा जायका होता है जो बनाने वाले होते हैं। बिल्कुल है, लेकिन हेरा के कुछ खाने बड़े मजे के होते हैं। कुछ जैसे दाल चावल वो बहुत नए तरीके से बनाती है, साथ में मुस्लिम्स भी रख देती है, पापड़ भी रख देती है, वो कुछ नया टच देती है, अचार उचार रख के उसको हैपनिंग बना देती है। जैसे मेरे बच्चे बड़े शौक से दाल चावल खाते हैं, मेरे बच्चे जैसे मेरी अम्मी वो बहुत सी बनाती हैं आपका सब्जियों में गोश्त, सब्जी वैसे तो अलग, सब्जियों के साथ गोश्त। तो कुछ चीज़ें होती हैं आपको इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती हैं। अब जैसे बच्चे मेरे आजकल जो है चिकन विकन पे ज़्यादा है, तो मेरी बड़ी इस वक्त जो है ना, जो सारा टेंशन का क्यों, उतना ज़ाहिर है, इतनी चिकन भी सही चिकन नहीं तो पता नहीं कौन से हार्मोन की है, वो तो है ही ब्राइडर, वो जो एक आजकल चल भी रहा है क्लिप बेसिकली कि वो चिकन ही नहीं है। तो वो जो है वो एक टेंशन होती है, क्योंकि अब वो फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन जितना हम बर्न करते थे वो उतना बच्चे burn नहीं कर नहीं पाते। रहे। बिल्कुल। मैं इस पे आपको शो रखना चाहिए अगला, कि पहले के खेल जो थे वो क्या थे, जिसकी वजह से बच्चे खेलते कुत्ते खत्म कर देते थे। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग गेम होते थे, पिट्टू बारी, पकड़म पकड़ाई, पिट्टू बारी, पिट्टू बारी तो उसको तोड़ने को कहते, पिट्टू गरम वो होता नहीं, पिट्टू गरम तोड़ने को कहते थे। तोड़ के फिर उसको वापस लगाना होता पिट्टू था। बारी वो होता था जिसमें आप सिर्फ बंदे को मारते थे, यानी कि इसमें आप ये वो गेम थे जिसमें आपको बचना है। हम तो गीली बॉल करके बारिश में खेला करते थे। लेकिन फिर लाइट चली गई तो छुपन छुपाई, मतलब ये सारे अपार्टमेंट्स की खेल है, ये सारे एक्टिविटीज होती थी, बॉडीज में। जो कि मैं अभी के बच्चा कोई सोच भी नहीं सकता कि ये होता क्या है। मुझे याद है जब बारिश होती थी तो हम क्या करते थे कि क्योंकि रग्बी तो हमने सिर्फ देखा था डिश वगैरह पे, हम वो अपार्टमेंट की कोने में वो डक बंद करके पानी भर लेते थे, उसके बाद भागते हुए जो है बॉलें फेंकते थे, तो वो एक रग्बी होती थी अपने तरह। और ना उस वक्त हम बीमार होते थे, ना हमें कोई प्रॉब्लम आती थी। इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं पड़ता था उस टाइम पे, ये अभी हो रहा है कुछ ज्यादा, कुछ चक्कर अभी स्टार्ट हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कौन कौन से गेम याद आते हैं? लक्कड़ हजम, पत्थर हजम सारे के लोग थे। मैंने पानी यार मैंने वो हर दफा वो जो गोला गंडा तो मैंने बहुत खाया बाहर, फिर मैंने चाट भी खाई है वो जो बाहर खड़ा होता था स्कूल के बाहर, फिर मैंने और तरह के आइटम भी खाए हैं जो कि किसी ने भी नहीं खाए होंगे, जो कभी बीमार नहीं हुए। कभी भी वो एक कस्टर्ड मिलता था जो अगर मैं अभी सोचूं तो मैं खा भी नहीं पाऊँ।
एक वो आइसक्रीम वाला आता था, वो कोन बना के देता था, उसमें यार निकाल वो के मछली वाला जो आता था, जो चूरन देता था, वो चूरन याद है? ब्लैक मछली रंग का। वाला जो काली चूरन देता था, ब्लैक चूरन, वो मैंने बहुत खाई। मैंने इस तरह की चीजें बहुत खाई हैं। 25 पैसे का आता था। हाँ, वो चीजें जो थी ना, वो मेरे ख्याल में इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल में इम्यून सिस्टम का ताल्लुक उससे भी। गोरा जो है ना, उसके लिए ये एक नई चीज है, एक बीमारी नहीं है उसके लिए। यहाँ तो अभी बल्दिया टाउन में ही हूँ आजकल मैं, क्योंकि जाना पड़ रहा है, रोजाना हम कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो हम मास्क लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है हम एलियन है बेसिकली उनमें से। हाँ, वो लगाएंगे। बोल भी रहे होते हैं लोगों को, भाई लगा लो, तो कहते नहीं है, उतार के वो उतारते हैं तो वो पहचान लेते हैं। तो जब मजे की बात ये भी है कि वहाँ पे कुछ लोग लगा भी रहे हैं मास्क, उनको अजीब सा समझा जा रहा है कि यार तुम क्यों लगा रहे हो, क्या हो गया भाई, ये हाथ नहीं मिला रहे। हाँ, हाथ नहीं मिला रहे। तो ये समझाना, ये इतनी तो कैंपेन्स चल गई हैं, इस पे करोड़ों अरबों रुपए इस कैंपेन्स में खर्च हो गए। फैजान हक हमारे दोस्त जो हैं, इनकी आवाज़ फ़ोन पे आ रही होती है जब भी हम मिलाते हैं। वो फैजान की आवाज़ है? वो फैजान की आवाज़ है ना। तो ये नहीं कि वो तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ही हो रही हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आजकल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो गेम्स अगर दोबारा इन हो जाएं, वो गेम्स अगर दोबारा खेले जाएं, तो मेरे ख्याल में वो एक आप जो है बेसिकली, हम पबजी और पता नहीं कौन कौन से बच्चे खेल रहे होते हैं, अमंग अस, और इनसे बाहर नहीं आ रहे, तो कैसे खेलेंगे? मैं अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप देखेंगे 18 में रशिया, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे थे। मैं ऐसे लोगों से मिलता था, कहते हैं यार हमारे बच्चे गेम खेलते रहते हैं। तो यानी कि पूरी ग्लोबली ये हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हुआ ये। अच्छा, ये तो वैसे डॉक्टर साहब हमें बताएंगे, डॉक्टर साहब ये जो गेम्स होते हैं जो हम लोगों ने बचपन में खेले, मुझे नहीं पता आपने खेले नहीं खेले, हमने बहुत, तो हम जब वो चीज़ें खाते थे हम बीमार भी नहीं होते थे, हम बारिश के गंदी पानी में भी खेल रहे हैं तो कुछ नहीं होता। अब ये क्या होने लगा, क्या ये चीज़ें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं? ओ डेफिनेटली, हर्ड इम्यूनिटी का तो भी सुना होगा आपने। और ये सब चीज़ें बिल्कुल, जितना हम खाते हैं, जितना हम इन सब चीज़ों को एक्सपोज रहते हैं, वी गेट यूज टू इट। बहुत कंपैटिबल होता है इंसान, बहुत अडेप्टेबल होता है इंसान। जिस चीज़ को आप एक्सपोज्ड होते हैं, हम बहुत आराम से उसको अडेप्ट कर लेते हैं। हमने अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, हम सब ने। आजकल की जो हमारे बच्चों वाली जनरेशन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। हम बाहर नहीं निकलने देते, ये नहीं खाना, मिनरल वाटर के अलावा नहीं पीना। जो हमारे यहाँ लाइन का भी पानी आता है, हम उबाल के भी नहीं देते उनको पीने को। जब तक मिनरल वाटर नहीं आएगा हम नहीं पीने देंगे। तो फिर जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी हम लोग गए थे पाकिस्तान टूर पे, वाकई बड़ा मुश्किल था, बिकॉज पानी की बॉटल्स ले के हर जगह हम लोग को जाना पड़ रहा था, क्योंकि हर जगह का पानी वो लोग पी नहीं सकते। पहले तो जहाँ मैच खेल रहे होते थे वहीं वो जो हमारा होटल होता था खान साहब का, उधर ही से उठाया और पी लिया और कुछ भी नहीं होता। अब बाकी बात हम भी नहीं पी सकते। नहीं, मुझे याद है मैंने भी जब पहली दफ़ा जब मैं शुरू होना शुरू हुआ, तो मैंने एक चीज़ चेंज की थी अपनी लाइफ की, पानी। मैंने पानी चेंज किया था, मैंने यार पानी क्योंकि उस वक्त मुझे याद है पानी के बड़े इश्यूज होने शुरू हो गए थे इवेंचुअली 2001 वो प्रोडक्शन से आया थी ना मिनरल वाटर, घर पे थोड़ी पानी तो ही पीते। तो मैंने अपना पानी जो है सबसे पहले चेंज किया था। तो मुझे याद है कि पानी पे मैं अब ये मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं कहीं ऐसी जगह जाके पानी पी लूँ पानी तो पेट डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ है कि इट मीन्स कि आपको पानी या तो वो इम्यून हो गया उस पानी के आप, क्योंकि मैं अब वो वाला पानी, हाँ ये होता है कभी कभी, जैसे गांव में कोई कैंपेन है, कोई शूट है, तो वो अभी भी ट्यूबवेल वाला पानी इतना खतरनाक नहीं है, बताओ। अच्छा, मैंने ट्राई अभी भी मैंने ट्राई किया है अभी कुछ अर्से पहले, तो वो उससे आपको इतना बुरा नहीं करेगा। जो नलकों में आ रहा है ना हमारे शहर कौन सी लाइन से आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, लेकिन जिसके आ रहा है वो पता नहीं कौन सा आ रहा है। नहीं, एक फ़र्क ये भी है ना कि पहले इतनी ज़्यादा मिलावटें नहीं थी। हम लास्ट जनरेशन है जिन्होंने खालिस खा लिया, बिल्कुल घी भी खालिस खा लिया, दूध भी खालिस पी लिया, मुर्गी भी हमने प्रॉपर वाली खा ली। अब तो मिलावटें इतनी है, 6 हफ्ते में आपकी मुर्गी बड़ी हो रही है, तो उसमें है क्या फीड उसको दे रहे हैं जो इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, और सब एक साइज की हैं। So there has to be a reason, केमिकल्स दिए जा रहे हैं। वो भी हमने एक दफा अपने प्रोग्राम में दिखाई थी, तो हमें खुद आ गई थी, ये खिला रहे हैं आप। Exactly, और वो हम खा रहे हैं। हाँ, वो हम खा रहे हैं। हमारे बच्चों को वो चीज़ें मैसर नहीं है जो हम लोगों को थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताएं, आप बैठिए, मेरे जहन में सवाल आया। हम बचपन से सोचते हैं कि जब दांत टूटता है उस पर जबान लगाओ तो दांत टेढ़ा आता है, इसमें हकीकत है या मिथ है? नहीं, ये टोटली मिथ है। कोई दांत टेढ़े होने का ताल्लुक किसी उससे नहीं है, जबान लगाने से? ये बहुत रेयरली हो जाए, नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से। और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते उसको बीच में इंटरसेप्ट करने के लिए। जब निकलेंगे, दांत पूरे बाहर आ जाएंगे, रूट्स पूरी फॉर्म हो जाएंगी, तभी हम हाथ लगा सकते हैं, नहीं तो रूट्स डेड हो जाएंगी अगर उससे पहले हाथ लगाएंगे। ये 3D आजकल जो वाइटनिंग हो रही है, इससे फायदा है नुकसान है? बेसिकली आजकल नई चीजें आ रही है ना मार्केट में, वो हम क्योंकि YouTube आप खोलें, नुकसान तो नहीं, यू कैन गेट इट डन। 3D whitening, इट लास्ट यू अबाउट 2 odd years, 2 odd years आराम से चल जाती है आपकी वाइटनिंग। एंड और जो लेयरिंग हो रही है दांतों के ऊपर भी, लेयरिंग कुछ वाइटनिंग ट्रीटमेंट होगा। मसला ये हो गया है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा एस्थेटिक कॉन्शियस हो गए हैं। हमारी हीरो ने जो है सबके दांत जो है बने हुए, दैट डज शॉर्टन द लाइफ। ये जो विनियरिंग वगैरह हो रही है ना, वो शॉर्टन करती है लाइफ को, क्योंकि विनियर्स की आर्टिफिशियल चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ तो है नहीं, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, तो इसकी एक बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है।
मैक्सिमम 8 years 10 years, then you have to get it replaced. क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जी। वाइट, अगर आप किसी हीरोइन के दांत देखें ना, बहुत वो शदीद natural एक नहीं तो होता। समझ एक अलग जाएंगे, हो नहीं हाँ, सकता। समझ टच जाए आ रहा है। उसमें कुछ ना कुछ हुआ हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने यही। बताया कि ये थोड़ा बहुत डेंजर होता है। लाइफ शॉर्ट होती है ना इन चीज़ों की। बिल्कुल जी, इस पे ज़्यादा ना फोकस करें, नेचुरल रहें वो अच्छा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस ट्रांसमिशन में आई। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। thank you। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फरमाए, बड़ा अहम वक्त होता है जी, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें जितनी हो सके। और इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, जो दूसरे मुल्कों में भी फैल रहा है, पाकिस्तान में भी थोड़ी हमें चीज़ें नज़र आ रही है। दुआ करें जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, चाहे इंडिया में हैं या जहाँ जहाँ लोग हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करे। मानूर, कुछ आपके सवाल हैं मोहसिन भाई के लिए? बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हमें किन जगहों पे बर्दाश्त से काम नहीं लेना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात कि जब जालिम जुल्म करे तो उसके लिए हुक्म ये है कि आप उस वक्त जो है ना वो बर्दाश्त नहीं, बल्कि आप उसका भरपूर जवाब दें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो सब्र नहीं कहलाएगा, बल्कि वो ईमानी गैरत का तकाज़ा है बिल्कुल। कि जब ईमान पर बात आ जाए, जब इंसान की गैरत पर बात आ जाए, तो वहाँ सब्र नहीं करना, ये सब्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको भरपूर जवाब देना। और जवाब से मुराद कि जो हुक्म है वो यही है कि अगर हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोकें, ज़ुबान से उसको रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, लेकिन यहाँ दिल में बुरा जानने वाली बात नहीं है। यहाँ जालिम को रोकना है, यानी कि बर्दाश्त नहीं करना, और आपका किरदार ऐसा हो कि वो खामोश हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जालिम की बात सुन के आप सोचें नहीं, हुक्म ये कि भाई सब्र करो सब्र करो, ये सब्र नहीं है, बल्कि ये ईमानी गैरत का तकाज़ा है कि जब भी कोई ऐसी बात है आप फ़ौरन उसका जवाब दें। बिल्कुल। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कोई गुस्से पे काबू पाने के लिए कोई ऐसी दुआ कि जिससे गुस्से पे काबू आ जाए? सबसे पहली बात, गुस्से की 3 कैटेगरीज हैं और 3 तरह के इंसान आमतौर पर होते हैं। एक वो होते हैं, हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको जल्दी गुस्सा आता है और देर से गुस्सा जाता है। एक वो शख्स होता है जिसको जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है, और तीसरा शख्स वो होता है जिसको देर से गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है। तो इसमें से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसको देर से गुस्सा है, यानी वो बर्दाश्त कर रहा हो, सब्र कर रहा हो, और जैसे ही गुस्सा है थोड़ी देर बाद वो गुस्सा रुखसत हो जाए, तो वो शख्स अल्लाह उसके रसूल की निगाह में बेहतर है। रहा दुआ की बात, तो सबसे पहली बात तो ये कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। इसके साथ साथ एक अमल कर ले कि जब गुस्सा है, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो वो लेट जाए, और अगर फिर भी गुस्सा नहीं है तो फिर वजू कर ले, अल्लाह उसके गुस्से को दूर फरमा दे। बिल्कुल जी, आजकल लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, जब भी आए तो उस पर बिल्कुल आप अमल करें, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ होता है जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपको होता है पछतावा कि यार छोटी हमने तो घर में डिसाइड कर लिया कि घर में गाड़ी की चाबी है, जिसको आए लेकिन निकल जाए बाहर थोड़ी देर के लिए। हेरा नहीं डिसाइड किया, ये एक बड़ा अच्छा, मुझे भी काफ़ी आता है, उसको भी आता है, मैंने ये एक बेस्ट है, क्योंकि गुस्सा एक मूवमेंट के लिए होता है, थोड़ी देर बाद उसकी तासीर खत्म हो जाती है। मतलब गुस्सा जो है 15 मिनट के लिए होता है, वो बड़ा शदीद। अच्छा, मेरे साथ तो ये कि मैं भूल भी जाता हूँ, अटेंशन स्पैन इतना सा है मेरा। जैसे मैंने आपके सामने हदीस बयान की ना कि देर से आए लेकिन जल्दी चलाने का एक तरीक़ेकार है। ये जो मेथड आपने बयान किया, ये कि भाई आप चले जाएं, या फिर आप एक जगह बैठ जाएं, या फिर आप लेट जाएं, ताकि दूसरे से आपकी बहस से तकरार नहीं हो। जब तकरार नहीं होगी तो फिर वो गुस्सा ज़ाहिल हो जाएगा। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और है कि रोज़े में कहते हैं कि जी सब्र करें, रोज़े का मायने ये है, लेकिन हमारे यहाँ रोज़े की हालत में हमें ज़्यादा लोगों में दिख रहा होता है कि अदम बर्दाश्त कम है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो समोसे पकौड़े ख़रीदने की लाइन हो। तो जब ऐसी सूरत हाल में हम गुस्सा करते हैं और अगर रोज़े में गालियाँ भी बक दें, तो क्या उस वक्त में रोज़ा मकरूह हो जाता है, और क्या फिर उसकी फजीलत है? देखिए, फजीलत तो हो ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है कि एक शख्स, अल्लाह ताला ने ये महीना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान का जो महीना है ना, ये सब्र का महीना है। हुज़ूर फरमाते हैं सब्र से क्या मुराद है कि आपको उन चीज़ों से रुक जाना है जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म की अदूली हो रही है, यानी जहाँ पर अल्लाह की इताअत करनी है। अब अल्लाह ने फरमाया कि कोई तुमसे अगर रमज़ान के महीने में लड़ भी रहा है तो हुक्म क्या है अल्लाह के रसूल का, कि तुमसे कहो भाई मैं रोज़े से हूँ। हुक्म क्या है कि तुम उसे मना कर दो कि भाई मैं रोज़े से हूँ, तो मेरा रोज़ा ख़राब मत करो। ना ऐसा ना चीज जाएगा कि आप उससे लड़ना शुरू कर दें कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ट्रैफिक को क्यों वो किया, तुम मुझे पहले समोसा या पकौड़ा लेने दो। तो बात ये कि आपके अंदर टॉलरेंस भी हो कि अगर आप किसी जैसे अभी ये जो काम कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान कौन है
मुसलमान वो है जो अपने लिए अच्छा सोचे, अपने मुसलमान भाई के लिए बच्चा सोचे। बिल्कुल। अब ये रमज़ान का महीना है ना, अब रमज़ान के महीने में कोई नेकी कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर 5 मिनट आप देर हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं, अगर फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इसको वक्त देते हैं, भाई तुम लेके चले जाओ, हो सकता हो उसके घर में और कोई मसाइल हो, आपका वक्त देना, एक मुसलमान के लिए अच्छा सोचना, हुजूर फरमा रहे हैं आपको गारंटी मिल रही है कि आप मुसलमान हो रहे हैं क्योंकि आप दूसरे मुसलमान को वक्त दे रहे हैं। अच्छा, जब सब्र हम कर लेते हैं किसी चीज़ पे तो कई दफ़ा हमें शैतान ये भी बताता है कि तुम डरपोक हो, तुमने डर गए, ये शैतान की तरफ से वसवसे आते हैं। तो सब्र करने वाले की शान क्या है? जिसने, उसके पास ताकत थी, वो बदला ले सकता था, उसके पास जान थी, लेकिन उसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उस बंदे को छोड़ दिया, तो उसकी इसकी शान क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि उन्हें अल्लाह ताला क्या अता फरमाएगा, जन्नत हरीरा, यानी कि ऐसी जन्नत अता फरमाएगा जो उन लोगों के लिए ख़ास होगी जो सब्र करते होंगे। तो पहला तो ये वो शख्स जिसे कह रहे कि अल्लाह गारंटी दे रहा है कि ये जो शख्स सब्र करता है कि जब तुम सब्र करोगे तो तुम्हें गारंटी कि अल्लाह ताला जन्नत देगा, वो भी जन्नत हरीरा देगा, यानी एक ख़ास जन्नत देगा। दूसरी बात कि देखें, ये गारंटी अल्लाह ताला ने बहुत से कम लोगों के साथ मुहैया फरमाई है कि रब का साथ हो जाना। देखिए फिर मैं कहूँ, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाई, हदीस बड़ी और बड़ी अहम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारी कायनात एक बंदे का बुरा चाहे, बेशक, क्या चाहे कि या अल्लाह, यानी सारी मखलूक मिल जाए और कहे कि भाई ये बंदा किस तरह इसका काम बिगड़ जाए। अल्लाह फरमाता है मैं मुस्कुराता हूँ। क्यों मुस्कुराता हूँ? जब मैं नहीं चाहता फिर ये किसका बुरा कर लेंगे। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया सारी कायनात एक बंदे का अच्छा करना चाहे कि यार हम इसका नाम फेम कर दे, कुछ भी कर दे, अल्लाह फिर मुस्कुराता है। जब मैं नहीं चाहता फिर इसका क्या कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ही जो है ना, वो सारे मामला बंदे के बनाता भी रब है, और अल्लाह ताला अगर आजमाइश में डालता तो इसलिए डालता है कि मोमिन सुधर जाए। बिल्कुल जी, ये एक प्यार की भी निशानी होती है कि जब आप किसी आजमाइश में डालते हो, शायद आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो अल्लाह ताला आपसे इतना प्यार करता है, बात सबको पता है, 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो आपको इस वजह से रोकता है। मानी बात हो रही थी गुस्से की, आपने बताया कि आपका भी तेज़ है और हिरा का भी तेज़ है, तो दो जो गुस्से वाले लोग हैं ये किस तरह मैनेज करते हैं भाई? बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं हम लोगों का। और हमने अभी कुछ दिनों पहले लड़ते हुए सोचा कि हम तो किसी चौथे चीज़ पर लड़ रहे हैं, जैसे मेड ने खाना लेट दे दिया, या बच्चों की कोई बात थी, या जैसे मेरा गुस्सा था कि मैंने फलां जंक फूड नहीं खाने देना, हेरा ने कहा नहीं खाने दो। तो जैसे माँ का प्यार ज़्यादा होता है, मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली, जैसे हमारे अब्बा ने हमें ट्रेन किया हुआ बेसिकली, तो वो हमारी लड़ाई अपने हमारे आपस के मसलों की इतनी नहीं है जो जितना कि इर्द गिर्द की भी है। तो मैंने वैसे ही सोचा कि जो बाकी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वो उनकी नहीं होती, वो किसी और चौथे की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अच्छा मानी, जैसे कि मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ, इनफैक्ट मानी के बारे में एक बात मैं बताऊँ कि स्ट्रीट प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो वो एक बड़ा बूम था, उसके बाद मैंने भी ये प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन मैं आज ये अलल ऐलान ही बात कहता हूँ कि अगर मुझे रोड पर उतरने का कॉन्फिडेंस था तो मानी के शो को देखकर आया। और ये एक बड़ी वो होती है कि हम एक तरीके से कि आप किसी को देख के सीखें, तो ये क्रेडिट आपको जाता है। और कहीं ना कहीं ज़ाहिर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो उसमें मानी का एक बड़ा रोल इस वजह से है कि हमने देख के शुरू किया था मानी को। आपको हमने एक बड़ा फनी मोड में देखा। आप बच्चों के साथ कैसे हैं? जो आपके बच्चे हैं, बेटे मैंने देखा है माशाल्लाह बड़े प्यारे, वो आपसे मुज़म्मिल इब्राहिम डरते हैं या नहीं डरते? मजाक करते हैं, मजाक हम क्योंकि वो आपको स्क्रीन पे भी ऐसा देखते हैं, वो स्क्रीन पे भी देखते हैं ऐसा। वो जब मेरा ये मोड देखते हैं पॉलिटिकल, तो उनको समझ नहीं आती कि ये कुछ और मोड है, ये कुछ और मोड है। लेकिन वैसे मैं उनसे मजाक मस्ती, उनके दोस्त भी आ रहे होते हैं, उनके साथ कुछ जोक्स करना, मिमिक करना, क्योंकि मेरे बच्चों को भी, मैं भी मिमिक करता हूँ किसी की नकल उतारने में, बच्चे भी इसमें तेज हैं, हिरा भी ऐसे ही है। तो जब मैं गुस्से में आता हूँ तो फिर वो वाकई सीरियस हो जाते हैं, उनको लगता है आज कुछ हो गया। मेरी गुस्सा उस पर होता है पढ़ाई पे। आजकल एक नई टेंशन है ना, सुबह ऑनलाइन के लिए में बैठे होते हैं, फिर हमें नींद भी आ रही होती है, फिर बच्चों की नींद आ रही होती है। उसके बाद ये तो अच्छा था कि हम स्कूल में छोड़ के आ जाते थे, अब जो ये फिर कॉपी चेक करवाने के लिए सैटरडे को 2 फ्राइडे, ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा हम लोग स्कूल में एडमिशन। मैं तो स्कूल वालों से मैंने बोला, मैंने कहा यार अभी वैसे ही सब घर में है, तो आप 12 बजे दोपहर को क्लास स्टार्ट कर लें, इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस होगी। टीचर को भी घर में बिठाए, वो भी बेचारी घर से पहले नहीं, वो स्कूल आएगी बेचारी। तो ये जो रूटीन्स होती है ना, कभी कभी हमें बड़े परेशान करती हैं, लेकिन बच्चे जो है मुझसे खुश रहते हैं। बच्चों के साथ मैं बहुत मजाक करता हूँ और हर चीज़ में मुझे मजाक होता है। अभी वो प्ले स्टेशन हम वैसे अगर बच्चों को डराना हो तो किसको ज़्यादा कहते हैं कि मानी को बुला लो या हिरा को बुला लो? क्या दोनों पे वो भूत आता है अचानक से, कभी हिरा पे अचानक से आता है, और वो कहते हैं मामा वो जो बाल बांध लेती है ना, ये अब आपका गुस्से वाला मूड आ रहा है। और मेरा तो पढ़ाई पे आता है कि मुज़म्मिल को प्रूव जो या इब्राहिम को करना होता है, मुझे करना होता है कि यार मैं। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बड़ी बात होती है कि फादर इस तरह नजर रखें, और ये बड़ी अच्छी चीज़ भी होती है कि अगर वालिद नजर रखे, क्योंकि हम पे तो अम्मियों की नजर ज़्यादा होती थी। अगर हम अपने पास्ट में जाएं तो हम पे होती थी। वो हम अपनी महरूमियाँ पूरी करते हैं ना। अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे की अच्छी हो जाए। अगर मैं पढ़ने में
एवरेज था तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा उससे अच्छा हो जाए, जो कि ये भी गलती है एक तरीके से, बच्चे पे एक्स्ट्रा बोझ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बस हमारा ये है कि बस जब कोई बड़ा आए तो तरीके से खड़े होकर सलाम कर हाँ, लो। ये हम तहजीब लोग बस घर ये से- कर रहे हैं कि बाकी सब चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं। आपको जो कोई अगर कोई बंदा इस काबिल नहीं है तो मेरे बच्चों के अंदर वो हेरा के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मैं तो बहुत वहमी टाइप का शहरी हूँ ना एक तरीके से, कि ये भी गलत हो रहा होगा वो भी, लेकिन हेरा जो है वो बहुत दिल की खुली है कि ये इस तरह का होगा। बहुत से बेवकूफ़ भी लोग बनाते हैं उसको। मैं बड़ा इन डेप्थ में जाके चीज़ों को चेक करता हूँ कि नहीं हेरा ये अभी फ्रॉड हो रहा है, रहने दो। तो बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं। मैंने ये देखा था जब आप राशन ड्राइव कर रहे थे तो आप बड़ा अच्छी बात है तहकीक करके दे रहे थे कि मैं तो बहुत लूटने तहकीक वाले कर रहा था, बड़े हेरा तो कह रही थी इसको भी दे दो, 3 दफ़ा भी दे दो। मैंने कहा नहीं यार, मतलब अब एक बंदे को एक ही दफ़ा ले जाने दो, सही है। और मैं ही करता था। हमारी जो मैनेजर थी नुसरत, वो भी मेरी तरह की हैं। नहीं, हेरा ज़रूरी है तो तहकीक करना। हेरा तो कच्चे से दिल की है, उसको कोई बच्चा मिलेगा, कोई इवन सड़क पे भी कोई चलता हुआ बच्चा मिलेगा वो ले आती है, वाइप से साफ करके। वो बच्चों की उसकी कमजोरी है, छोटे बच्चे। अच्छा मानी, अभी जो पॉलिटिक्स की हम आपसे बात कर रहे थे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पहले वो बात करते हैं फिर इलेक्शन भी लड़ लेते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हमारे दोस्त भी रहे हैं। तो आपका कोई इरादा है इलेक्शन लड़ने का? और क्या ये तो नहीं होगा कि आज जो मानी बैठा हुआ यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कर रहा है और हम तो जानते हैं कि अच्छा इंसान है, कल को पॉलिटिशियन बनने के बाद जी फिर मैं मानी को भी ढूंढ रहा हूँ कि हमारी भाई पानी नहीं आ रहा, ये नहीं क्या नहीं, कर वो रहा है? हुआ ये PS 116 का एक बाई इलेक्शन था, PTI जब थी और MQM का जब पीक था, अब तो नहीं है। तो उस वक्त वो मैंने बाई इलेक्शन में आया, तो जब मैं वो सिस्टम से गुजरा कि मैंने एक बैंक अकाउंट नया बनाया और फिर करेक्टर सर्टिफिकेट, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है। खैर मैं गया, एक कवरिंग कैंडिडेट भी था मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि यानी यार ये बंदा, इसका एक पैशन है, ये बंदा यही काम करेंगे। मैं तो एक्टिंग भी करता हूँ, मैं होस्टिंग भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ, मेरे पास और 100 काम है। बेशक मेरे दिल में दर्द था मेरे शहर का जो अभी तक है, तो मैंने विड्रॉ किया फिर उसके हक में। मैं क्योंकि दो कैंडिडेट होते हैं, तो मैं विड्रॉ कर गया। इसके बाद दोबारा जब इलेक्शन होने लगे थे तो इसी जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, एक बड़े नाम ने जो कि इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, उसके नीचे जो हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुम इलेक्शन लड़ोगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं इलेक्शन नहीं लड़ा। तो रीजन क्या है मानी? देखें, अगर आप इलेक्शन जैसे ना- लोग नहीं आएंगे, अगर देखिए आप एक दर्द रखते हैं, नेचुरल दर्द रखते हैं, आप पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे, फेम के लिए नहीं आ रहे, दोनों चीज अल्लाह ताला ने आपको दे दी है। लेकिन अगर आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो फिर चेंज कैसे आएगा? चेंज पीछे से बैठ के तो चेंज नहीं चेंज आएगा। आएगा। जैसे मैंने मुस्तफा भाई को बोला कि जैसे मुझे उनकी पार्टी में कोई ओहदा नहीं है मेरे पास, हाँ। ऐसा ओहदा नहीं लिया मैंने। उसकी वजह क्या थी कि मुझे पता है जब ये आ जाएंगे, जो कि आना भी है, जाहिर सी बात है, हर जगह पे मसले मसाइल होते हैं, हर जगह पे ऊंच नीच होती है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, और इनको ट्रैक पे रखने के लिए मैं आऊँगा पीछे। मैं उनको आईना दिखाता रहूँगा हर दिन मुस्तफा कमाल को कि भाईजान ये आपने बोला था, याद है, अब ये भी करेंगे, आप पानी भी लेके आ जाएंगे। अगर उतना मुझे पता है कि वो लेके आएगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अब पहले 20 साल मिलते थे, अब 2.5 साल मिल रहे हैं, अगले वाली को 8 महीने मिलेंगे बिल्कुल। प्रूफ करने के लिए। लोग इतनी जल्दी जल्दी माइंड सेट चेंज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे से अच्छा गाइड करने वाला कोई नहीं हुआ कि मैं अंदर, इवन जब PSP के अंदर कोई कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं कुछ लड़कों की, तो मैं तो प्रॉपरली जाके फ़ोन वोन करके जो है वो सेट करता हूँ मामला। क्योंकि देखें अभी एक नया इमेज बन रहा है, नई चीज़ है, नई पॉलिटिकल पार्टी है, हमें उसको फिक्स करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारा पुराना जो इमेज था, जो MQM का था, वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैं उसी को साफ करने के लिए आईना दिखाता रहता हूँ, और ये लेकिन मेरा मानी, काम है। अगर कल को कोई पार्टी इख्तिदार में आ जाए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, चले PSP इख्तिदार में आ जाती है और उसके बाद फिर वो आपकी बात नहीं सुन रहे कि ठीक है अभी हमें मानी की जरूरत थी, राइट नाउ हम एक गवर्नमेंट में आ गए और अब हमें मानी की जरूरत नहीं है, ऐसा है नहीं, एक सिचुएशन दे रहा hypothetically, हूँ, हाँ सिचुएशन दे रहा हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? सर मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँगा। अगर वो लोग भी वैसे निकले जैसे पिछली मेरी पार्टी थी, जो कि मुझे इमरान खान से इख्तिलाफ नहीं है, वो बहुत अच्छे लीडर हैं बेसिकली, लेकिन लीडर वही होता है जिसके नीचे लोग फिक्स्ड हों। लीडर तो उसी को कहते हैं ना जिसको पता हो गया यार ये महकमा ये बंदा चलाएगा और ये महकमा वो वाला बंदा चलाएगा। यही तो इख्तिलाफ है PTI से, वरना मैं तो अभी भी शौकत खानम के लिए काम करता हूँ, वो एक अच्छा इदारा है। हेरा में दोनों काम कर रहे थे, हेरा ने अपनी सालगिरह भी वहाँ जाके बनाई है, और अभी मैं उनके लिए शोज़ भी होस्ट कर रहा होता हूँ, जो भी हेरा भी कर रही होती है, क्योंकि मुझे पता है वो एक प्रॉपर इदारा है जो कि गुड फेथ में काम कर रहे हैं। गुड फेथ में भी काम कर रहे हैं, और वो सही है, काम भी वो कर सही है, तो इसलिए मैं काम कर रहा होता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के लिए मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है क्या करना है। मुस्तफ़ा कमाल के पीछे मैं क्यों हूँ? मुझे कोई पैसे तो मिलते नहीं उनसे, सही है ना। एक पार्टी जिसके पास एक काउंसलर भी नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा ये होता है मैं अगेंस्ट द विंड चलता हूँ। मेरा है शुरू से ही ज़िंदगी में कि जब पीक था MQM का, तो मुझे MQM और MQM से मसले भी थे लोगों को, तो मैं
मैंने वो वीडियोस बनानी शुरू की थी, मुझे याद है पहले फेसबुक पे बिल्कुल, वगैरह, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा मेरे खिलाफ बैकलैश आता था, पता नहीं मुझे क्या क्या लोग कलमात से नवाजते थे। शुरू में मैं रिएक्शन भी देता था, बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि रिएक्शन देना नहीं होता, अब वो टाइम चला गया बिल्कुल। basically। तो फिर वो टाइम, मुश्किल टाइम आगे चला जाता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे शहर के लिए जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ही बेस्ट है, क्योंकि मुझे इस शहर में रहना है और ये शहर रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का, इससे अच्छा बंदा कोई नहीं था। फिर वो जब आया तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी खत्म हुई। अब डेफिनेटली वो जो मुश्किल टाइम था पीएसपी का भी, वो भी इवेंचुअली खत्म होगा। वो वन फाइन डे नहीं होता कि एक अलमिया सख्त इम्तिहान लेते हैं, फिर एक पॉइंट पे जाके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अभी 249 में नजर आ रहा है कि रास्ते ऑटोमेटिकली खुल रहे हैं, हम इतना जा नहीं रहे जितना लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो बस अल्लाह मियां ने एक सिस्टम बनाना होता है, एक वन फाइन डे सही बात लोगों के दिल में आ जाती है। मेरा भी यही काम है, मैं सही की तलाश में निकलूं और मैं बताता रहूं, और अगर मेरे अपने भी डी ट्रैक हों, जो कि मुझे पता है मुस्तफ़ा भाई तो नहीं होंगे कम से कम, लेकिन अगर उनके नीचे भी इर्द गिर्द के लोग भी होंगे, तो मेरा काम है आईना दिखाना, कि मैं उनको बताऊंगा कि मुस्तफ़ा भाई ये यूं है और ये यूं हो रहा है। अभी जैसे 6 महीने का हमारा वादा है पानी का, जो कि कोई भी नहीं कर सकता। हम जब जाते हैं ना वोटर के पास 249 में, हम कहते हैं यार चलो छोड़ दो, 4 कैंडिडेट हैं, मिफ्ता इस्माइल, अमजद जो पीटीआई का लड़का है, मुस्तफ़ा कमाल, 1-2 और भी हैं, अच्छा तुम बताओ पानी का मसला कौन हल कर सकता है? तो वो सब लोग चुप हो जाते, हम कोई सवाल नहीं, definitely वो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल। है। तो बस हम तो, हमारी कैंपेन ही है कि हमें जो है बेसिकली हमें इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हल्का है शरीय, अब आपको एक दफ़ा आना है वहाँ पे, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बर्बाद हुआ है, लेकिन हमें मज़ा ही उस काम में आता है कि इम्पॉसिबल चीज़ टास्क को लें और उसको फिक्स कर दें। वो जो प्रॉपर फिक्स कर देंगे ना हम, तो फिर जो है ऑटोमेटिकली शहर भी फिक्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर जाएगा। बाकी अगर हम फिक्स कर रहे होंगे तो बाकी भी करना शुरू कर देंगे, जाहिर है फिर वो देखा देखी करेंगे, भाई ये कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी फ्लैग नहीं, लगा दें, लेकिन फ्लैग लगा दें, लेकिन नहीं। अब जो है ना रोड बन रही होती है, फ्लैग लग जाता है। अब जो अपनी रोड बनाई ना उन्होंने, एक हमारी जो अभी की पार्टी है, उन्होंने 2 रोडें बना दी हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए, लेकिन वो वही हुआ कि कुछ दिनों बाद वो खुद गई, रोड खुद गई, क्योंकि वो गैस वाले आ गए, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। उनको पता ही नहीं था कि रोड बनाने से पहले गैस की लाइन, गैस वालों से पूछना पड़ता है कि भाई कहाँ से गुजर रही है। बिल्कुल जी, तो कहने का मतलब ये कि अभी जो है हम जो है प्रॉपरली, वो कहते हैं ना इंसानियत की खिदमत ऐसी हो सकती है कि अगर प्रॉपर ईमानदार के सियासतदान हो, वो एक जनूनी हो काम के मामले में। तो मैं तो एक जनूनी आदमी के पीछे खड़ा हूँ जो काम के लिए पागल है। बिल्कुल जी, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा आप काम करते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, नशिस्त में आए। और पर्सनली मैं मानी को उस वजह से भी जानता हूँ कि मैं मानी को बहुत पुराना जानता हूँ और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत 20 साल से जानते हैं। 20 साल से बहुत फेयर बंदे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ा फेयर होते हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं। हमारा आज का मौजू था अदम बर्दाश्त। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, ख़ासतौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि आप रोज़े की हालत में होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।